तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, इससे चैप्टर को करने से पहले आपको मोशन कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, वहां पर जो टर्म्स आती है ना, एक्सेलरेशन वगैरह, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने अपलोड कर दिया है फिलहाल, और आप देख भी सकते हो वहां जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? अगर आप क्लास 8th के बच्चे हो तो आपसे अगर मैं पूछूं, आप सिंपली कह दोगे पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, आज तक आपने यही पढ़ा है, बस ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द पुल और पुश। मतलब ये ऐसे डिफाइन करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम या तो धक्का दें या फिर उसको अपनी तरफ खींचें। ठीक है, विद मास, मतलब उसके मास के सहित। भाई खींचोगे तो मास तो उसका साथ आएगा ही, वो चेंज कर दे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप किसी चीज को धक्का देते हो और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है, उसी कॉज को हम कह देते हैं फोर्स। यही इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, जिस तरह से इस लेडी ने अपने पैरों के नीचे फुटबॉल दबाई है, अगर ये इस पे किक करेगी तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज कर देगी, इसकी स्टेट ही चेंज कर देगी। ठीक है, सेकंड, जब कभी भी आप डोर ओपन करते हो तो आप उसको पुल करते हो, पुल करने में भी फोर्स तो लगती है, कुछ ताकत तो लगती है। बस यही थे आपके दो एग्जाम्पल फोर्स के। सेकेंड चीज आती है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है? कोई भी चीज अगर वेक्टर हो तो उसके पास या तो मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, समझते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। देखो, इस बॉटल से समझते हैं हम। ठीक है, अगर मुझे इसकी कैप खोलनी हो तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैं फोर्स, देखो बोतल इस डायरेक्शन में खुलेगी, इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाता हूं ऐसे, ठीक है, बट अगर मैं इसको गलत डायरेक्शन में घुमाऊं, ये देखो गलत डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाऊं घुमाऊं, क्या बोतल ओपन होगी? नहीं होगी। ठीक है, एक तरीके से बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा। तो डायरेक्शन मैटर करी ना, अगर आपने गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो आपका काम ही नहीं हुआ, बॉडी डिफॉर्म होगी। इसीलिए डायरेक्शन मैटर करती है। देखो, सही डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई तो बॉटल ओपन हो गया, और अगर मैंने गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाई, देखो ओपन करने के लिए गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा हूं तो ये बॉटल टूट जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपकी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें पढ़ने हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लो कोई चीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर पड़ी है, मतलब स्टेशनरी स्टेट मतलब रेस्ट पर पड़ी है, और आप उसको धक्का दे दो या फिर उस पर फोर्स लगा दो तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आपको दो एग्जांपल भी गिवन है कि इस बॉय ने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाई और आपकी ट्रॉली मूव होना स्टार्ट होगी। और सेकंड एग्जांपल आपका है, इस दराज को आपको खोलना था, वैसे रेस्ट स्टेट में थी, आपने जब इसको फोर्स लगाकर पुल किया अपनी तरफ तो ये ओपन हो गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, अगर आप उसको सामने फोर्स लगाओ तो आप उस ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये फुटबॉल पे जब आप लात मारते हो, जो गोलकीपर होता है वो अपनी बॉल को रोक लेता है। कैसे रोकता है? उस पर फोर्स लगाकर। ठीक है, ये था आपका सेकेंड इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट आपका, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो ये बॉल बहुत तेजी से इस लड़के की तरफ आ रही थी, इस लड़के ने इस पर लेग अपने किक किया और इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। ठीक है, ये बॉल इधर से आई, उसने इस पर क्लिक किया और वो बॉल इधर की तरफ मूव कर गई, तो इसने मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी ना इधर की तरफ। ये होता है इसका थर्ड इफेक्ट। देखो, आपका फोर्थ इफेक्ट आता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कार है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, पीछे से कार आई। ठीक है, पीछे से कार है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब तेजी से, और उसने इसको टक्कर मार दी, उसने इसको टक्कर मार दी। इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी ना, तेज होगी ना। और ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका फोर्थ इफेक्ट। फिफ्थ इफेक्ट आपका आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरीके से एग्जांपल में देखो, ये बॉल है ना, हमने इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाई और हमने इसको स्क्वीज कर दिया। इसी तरीके से आप स्प्रिंग को अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाए तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके कि आप चेंज कर सकते हो आपकी शेप को फोर्स अप्लाई करके। आपका थर्ड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी तक आपको फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता चला, वो आपको आगे पता चलेगा, आगे हम उसको डिराइव करना सिखाएंगे। यहां पर अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स कितने तरह की होती हैं। फोर्स आपकी दो तरह की होती हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये खाली 9 तक सीमित है बात, बाकी फोर्सेज आपकी बहुत ज्यादा तरह की होती हैं, बहुत ज्यादा डिफाइन है। ठीक है, पर आपको 9th क्लास में पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर आपके
बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं और वो दोनों फोर्सेस ही इक्वल हैं, ठीक है, तो कोई चेंज ही नहीं होगा रिजल्टेंट में, मतलब बॉडी मूव ही नहीं करेगी अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है। तो आपका फोर्सेस कैसे होगी, बैलेंस्ड, बिकॉज ये दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है। फॉर एग्जाम्पल इस, आप जिस तरह इस बॉक्स को देखो, इधर से ये बंदा फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की, उधर से वो बंदा 50 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसीलिए आपकी बॉडी तो मूव करेगी ही नहीं। तो यही आपकी टाइप होगी बैलेंस्ड फोर्स की। हमें पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अब दोनों जो फोर्सेज है ना वो अनबैलेंस्ड है, मतलब अनइक्वल है, और जब अनइक्वल होंगी तो बॉडी मूव तो करेगी, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर से ज्यादा फोर्स लग रही हो। अब नीचे देखो, एक बंदे की फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन, पहले की तरह ही, ठीक है, पर दूसरा बंदा प्रोटीन पी के आया और उसकी फोर्स, उसके अंदर एनर्जी आ गई 150 की, ठीक है, तो उसने फोर्स लगा दी 150 न्यूटन की, ठीक है, उसने फोर्स लगा दी 150 न्यूटन की, तो डब्बा किधर मूव करेगा, 50 न्यूटन वाले की तरफ, बिकॉज इधर से ज्यादा फोर्स लग रही है। एग्जाम्पल हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब हम वापस अपने फोर्स पे ही आते हैं। हमने क्या पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इससे ही अपना फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे फोर्स का, तो चलिए कर लेते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ चल के प्रूव करेंगे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल, मतलब इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल मतलब धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मास, मतलब मास तो हो गई, मास के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, ठीक है, जितना उसका मास है, जो कि अब इस तरीके की पुल और पुश लगाना कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है। अब बड़ी प्यारी बात आएगी मोशन चैप्टर की, रुक जाओ, ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होता था, चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए मैंने आपको कहा था, एक सेकेंड, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको मोशन चैप्टर आना चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी चेंज होना। वेलोसिटी कैसे चेंज होना, मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट एक 2 मीटर पर सेकंड पे था, इसकी ये स्पीड थी, मैंने इस पे पीछे से आकर लात मारी, किक मारी, और इसकी ये मूव करने लगा 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, 4 - 2 करके, फाइनल माइनस इनिशियल करके, v - u करके, v होता है आपका फाइनल, u होता है आपका इनिशियल, ठीक है, इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है। मैंने आपको वेलोसिटी चेंज का फॉर्मूला बता दिया, एक्सेलरेशन भी बता दिया, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये था आपका। अब फोर्स क्या होगा, फिर फोर्स हमने पढ़ा कि इट इज डिफाइंड द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मास है, और ऐसे पुश और पुल करना है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। एम यहाँ पे है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर मैं इसको और डिराइव करूं तो क्या हो जाएगा, m, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, v - u बाई टी, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूले को एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स का फॉर्मूला। अब अगर हमें ऐसा यूनिट फाइंड करनी हो, ऐसा यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे ही। देखो, तो आपने फोर्स का फॉर्मूला ये पढ़ लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास किस में करते हैं, केजी में। अब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होता था, v - u बाई टी, ठीक है। v, अब देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी तो माइनस कर रहे हो, बस कम ज्यादा की का ही तो फर्क है, तो निकल के भी वेलोसिटी आएगी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कैसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। ये कैसे आ गई भाई मीटर पर सेकंड, ये भी बता देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, मीटर, टाइम क्या, एज सेकंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये देखो, ठीक है, देख लिया। चलिए, अब ये मीटर पर सेकंड मैंने उठाकर यहां पे रख दिया, वेट मैं इसको रब कर देता हूं, ये देखो, ठीक है, मीटर पर सेकंड मैंने वहां रख दिया, यहां पर एक्सेलरेशन में, तो ये क्या हो गया, अपॉन टाइम भी था, तो टाइम की सेकंड। अब सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे उठाकर ये यहां पर रख देनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब कभी भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी पावर ना नेगेटिव की हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी यूनिट आ गई। अब इसी यूनिट को ना हम ये भी कह देते हैं न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ये है फोर्स की यूनिट न्यूटन। आपको हमेशा यही यूज करनी है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। ये इसका डिनोशन हो गया, ये न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट होगी। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया इस फॉर्म में, तो ये इसकी ये वाली है।
है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ठीक है, न्यूटन का था, न्यूटन एक साइंटिस्ट है भाई, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन उनका नाम है। आइजैक न्यूटन ने स्टडी करे आइडिया ऑफ गैलीलियो, मतलब गैलीलियो साहब इस पे रिसर्चेस कर रहे थे। न्यूटन साहब गए और उन्होंने चोरी से उनके आइडियाज को पढ़ लिया। ठीक है, चोरी से मैंने ऐसे यूज कर लिया वर्ड। ठीक है, उन्होंने उनके आइडियाज पढ़े और उन्होंने 3 लॉ दे डाले मोशन के, नियम दे डाले मोशन की, कि मोशन होगा तो ये तीनों नियम फॉलो करके ही होगा। तो नियम्स का नाम क्या था, इन मोशन लॉज का नाम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उन्होंने गंदे गंदे से नाम नहीं दिए, एकदम इजी से नाम दे दिए। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने सार आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे 2 और टॉपिक, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद हम अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, मतलब ऐसे नहीं कि कभी 2 मीटर हो रही है कभी 4 मीटर। ठीक है, अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर कोई बाहरी फोर्स ना लगे जो कि उसकी स्टेट को चेंज कर दे। ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करवाना चाहिए। मोशन की 2 स्टेट होती है ना, रेस्ट और मोशन, ये मैंने मोशन चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, तो 2 स्टेट होती है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करवाना चाहती। यही आपका पहला नियम है, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे उस पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, नीचे देखो, ये फुटबॉल है, ये ए से बी पॉइंट पे जाना चाहती है। मैं इसको कहता हूं कि अगर मैं इसको ऑर्डर दूंगा कि फुटबॉल आप ए से बी पर मूव कर जाओ, तो ये क्या मूव कर जाएगी? ये नहीं करेगी, बिकॉज ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है, इसलिए मुझे बाहरी फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो इस तरीके से उड़ के मुझे इसके ऊपर एक किक मारनी पड़ेगी, तब ये ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगी। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, जैसे कोई सामान पड़ा है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, मतलब आप उसको नहीं हिलाते, क्या वो सामान अपने आप हिलेगा? या तो हवा से वो हिल सकता है, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है आपके पास। जब तक आप किसी चीज को नहीं हिलाना चाहोगे वो हिलेगी नहीं, वो अपनी जगह पर सीमित रहेगी, मतलब वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करना चाहेगी। अब आता है आपका टॉपिक इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद आपको इनर्शिया और मोमेंटम पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी of an object due to which it resist any change in its state of rest or uniform motion। इसका मतलब ये एक बॉडी की टेंडेंसी है, मतलब उसकी पावर है कि वो अपनी स्टेट को कब तक अनचेंज रख सकता है, जबकि उस पर भारी फोर्स भी लग रही हो। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास, मतलब उसके मास से हम इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। ये भी आपको एग्जांपल से एकदम समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ये भी आपको एग्जांपल से एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल ही देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, आपके पास रोज स्टोन है, एक का मास है 2 किलो, एक का मास है 500 किलो। ठीक है, 500 किलो। अब सेकंड पॉइंट तो यहां से आपको पता चल जाएगा, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास, मतलब जिसके पास ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। कैसे? देखो, जो जिसके पास ज्यादा मास होगा उसको हिलाने में, उसकी स्टेट चेंज करने में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा इनर्शिया, तो जैसे ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, यहां से इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही आपको मुश्किल होगी उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, और इनर्शिया क्या था? अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना, वही इनर्शिया था। तो ज्यादा मास होगा तो उसकी स्टेट भी ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो बस ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आपका सेकंड एग्जांपल आता है, हमने देखो 2 बाल्टियों को लटका दिया। एक बाल्टी जब हमने खाली रखी, उसमें हमने सैंड नहीं भरी, तो उसको मूव करना इजी होगा, बिकॉज उसका मास कम है, उसकी पोजीशन आप एकदम चेंज कर सकते हो। बट जब हम सेकंड बाल्टी में अपनी सैंड भर देते हैं तो उसको मूव करना थोड़ा सा इजी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हल्की सी आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां से हमें पता चलता है इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के। अगर आप मास बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ेगा, मास कम करेंगे तो आपका इनर्शिया भी कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, आपको क्या करना है, ये एग्जांपल ना आपको प्रैक्टिकली करना भी है। एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक पेपर या फिर कार्डबोर्ड रखो। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कॉइन रखो, फिर
पूरी तेजी से, जितनी तेजी से आप वो पेपर हटा सको उतनी तेज से हटाना। वो जो कॉइन होगा ना, वो पेपर के साथ मूव नहीं करेगा, वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, उसका इनर्शिया उसे उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करने दे रहा, ठीक है। और आपने झटके से वो पेपर हटा लिया, दैट्स वाई वो आपके पेपर के साथ मूव नहीं किया, वो ग्लास के अंदर गिर गया। अब हमें समझना है एक बड़े ही फेमस एग्जांपल, जो कि है बस का, ठीक है। इनर्शिया का बेस्ट एग्जांपल यही है। जब कभी भी आप बस में ट्रेवल करते हो, आप ऐसे हैंगर को पकड़ लेते हो ऊपर, ठीक है, बस मूव करती रहती है। जैसे ही बस की स्पीड एकदम तेज होती है, तो आप किस तरफ मूव करते हो? आप बैकवर्ड मूव करते हो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही बस की स्पीड तेज हुई, आप पीछे मूव करे। क्यों मूव करे? आपकी पूरी बॉडी पीछे मूव क्यों नहीं करी? बिकॉज जो आपकी बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, और वो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी, ठीक है। आपकी जो लोअर बॉडी थी वो रेस्ट पर रहना चाहती, दैट्स वाई आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ मूव हुई, आप पूरे के पूरे गिरे नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जब बस वाला ब्रेक लगाता है, ब्रेक, तो आपकी बॉडी ऐसे आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगता है, आपकी बॉडी आगे मूव करती है। आपने बतेरे मीम्स भी देखे होंगे, ठीक है, सोशल आईडी पे से आपने बतेरे मीम्स भी देखे होंगे उसके ऊपर, कि लेडीज ताड़ा मार देती है कि तू ऊपर क्यों गिरा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरीके एग्जाम्पल से सीखा करो, खाली हंसा मत करो। चलिए, अब हमारे टॉपिक का नाम है मोमेंटम, ठीक है। अभी तक हमें एक रिलेशन मिला था इनर्शिया से, कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, उतना ज्यादा मास की चीज को आप इनर्शिया से, मतलब उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। ये चीज आपने समझी थी, ठीक है। इसका ज्यादा मास होगा, ज्यादा इनर्शिया होगा, और ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। तो फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। आप फॉर्मूले से बता सकते हो कि फोर्स इक्वल्स टू एम होता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है, प्रोपोर्शनल में, ठीक है। अब सब सही बोल गया, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, अब हमें एक रिलेशन और निकालना है, निकालते हैं। देखो, ये शटल है। अब देखना, अगर मैं इसको अपने हाथ से, इधर मेरे वॉल है, ठीक है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। ये आपकी शटल है। आप इसको अपने हाथ से जब फेंकोगे ना, ठीक है, ये वॉल से देखना बाउंस करके कितनी तेजी से वापस आती है, देखो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करके ही, ये देखो, ये रही मेरी शटल। अब मैं इसको रैकेट से मारता हूं। अब जब भी आप रैकेट से शटल को मारोगे ना, तो ये ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है, आपके हाथ से ज्यादा दूर जाएगी, बिकॉज आपकी हाथ उतना फोर्स लगा ही नहीं पा रहा। बट जब भी आप रैकेट का यूज करोगे, तो ये ज्यादा तेज, ज्यादा दूर पहुंचा देगा इसको। अब देखना, देखो, फोर्स देखना, ये शटल आपको दिखेगी भी नहीं, ये देखो, ठीक है। देखा आपने? देखा, ये इधर से आई है, इधर से आई है। तो यहां से हमें पता चलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है। दो रिलेशन हमें आपको पता चले अभी तक, कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी का हमने इससे करके देख लिया, और आपका इनर्शिया वाले से हमें फोर्स प्रोपोर्शनल है मास की, ये हमें वहां से पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए अब रिलेशन को बना लेते हैं। देखो, अभी तक हमने ये दोनों रिलेशन डिफाइन कर ली थी, कि ये दोनों रिलेशन आपको कहां से मिली। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन टू का, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू हमें क्या पता चलता है, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के भी और वी के भी, ठीक है। अब ये जो एम वी है ना, एम वी, यही तो आपका मोमेंटम है, यही तो आपका मोमेंटम है। इसी चीज को हम मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हुआ, P इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। और यहां से हमें एक और बात पता चलती है, अगर हम एम वी को हटा के P लिख दें, इसका मतलब मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, ठीक है। ये आपका रिलेशन निकल के आया, और ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला निकल के आया। अब चलिए डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं इसकी। देखो, मोमेंटम इज डिफाइंड ऑफ अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड वेलोसिटी। अगर हम एक बॉडी की मास को और वेलोसिटी को, उसका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, ये आप निकाल सकते हो। के एम का यूनिट क्या होगी, केजी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, यहां से इसकी यूनिट आ गई। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम आपका वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मोमेंटम को ना पी से डिनोट करते हैं, ये बात एडिटिंग में रह गई लिखना, ठीक है। ये आज का टॉपिक था आपका। तो आज के टॉपिक पे हमने फोर्स
टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। किससे देखकर दिए थे, किसका आइडिया लिया था उन्होंने, गैलीलियो गैलीली का, ठीक है। गैलीली का उन्होंने आइडिया लिया था। और सेकंड चीज आती है कि हमने इनर्शिया भी पढ़ लिया, मोमेंटम भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कम हुए ही कहाँ, ठीक है। आज के लेक्चर में खाली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऐसा मत समझना इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे और इस टॉपिक को अपना क्लियर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलिए बाय।